कहानियां के एपिसोड 4 में हम बात करेंगे राजनीति का बुलावा, स्वतंत्रता संग्राम में सरोजिनी नायडू का पहला कदम। एक सफल कवयित्री, एक समर्पित समाज सेविका, एक प्यार करने वाली पत्नी और मां, सरोजिनी नायडू अपने जीवन में कई भूमिकाएं सफलतापूर्वक निभा रही थी। लेकिन नियति ने उनके लिए एक और बड़ा अहम भूमिका तय कर रखा था। ये भूमिका थी एक स्वतंत्रता सेनानी की। 20वीं सदी की शुरुआत में भारत का राजनीतिक माहौल गर्म हो रहा था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आज़ादी की मुहिम का नेतृत्व कर रही थी। सरोजिनी नायडू भी इन सब घटनाओं से अनभिज्ञ नहीं थी। उनके अंदर भी गुलामी के बंधनों को समाप्त करने की एक चाहत थी। लेकिन उनके जीवन में निर्णायक समय तब आया जब उनकी मुलाकात भारत के महान नेता गोपाल कृष्ण गोखले से हुई। जब गोखले सरोजनी से मिले तो वो उनकी बुद्धिमत्ता, उनकी वाक्पटुता यानी बोलने की कला और उनके देश प्रेम से बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने सरोजनी के अंदर छिपी हुई एक महान नेता को पहचान लिया। उन्होंने सरोजनी से कहा, आप जैसी प्रतिभाशाली महिला को सिर्फ घर की चार दीवारी तक सीमित नहीं रहना चाहिए। आपकी कविताओं में जो आग है उसे देश की आज़ादी की मशाल जलाने के काम में लगाइए। अपनी आवाज़ को भारत माता की आवाज़ बनाइए। देश को आपकी ज़रूरत है। गोखले के इन शब्दों ने सरोजनी पर जादू जैसा असर किया। उन्हें एहसास हुआ कि उनकी असली जगह साहित्यिक महफिलों में नहीं बल्कि आज़ादी के रणक्षेत्र में है। इस मुलाकात के बाद सरोजिनी नायडू ने पूरी तरह से खुद को भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के लिए समर्पित कर दिया। साल 1915 में वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हो गई। ये उनका राजनीति में औपचारिक प्रवेश था। कांग्रेस में शामिल होते ही वो अपनी अद्भुत भाषण कला और संगठनात्मक कौशल के कारण जल्द ही एक प्रमुख नेता के रूप में उभरकर सामने आई। उन्होंने पूरे भारत का दौरा किया और अपने भाषणों से लोगों में आज़ादी की अलख जगाई। उन्होंने महिलाओं से विशेष आह्वान किया कि वह घर की दहलीज लांघ कर देश के लिए संघर्ष करें। उनकी बातों का महिलाओं पर गहरा असर हुआ और हजारों महिलाएं उनके आह्वान पर स्वतंत्रता आंदोलन में कूद गई। वो सिर्फ भाषण ही नहीं देती बल्कि उन्होंने जमीनी स्तर पर भी काम किया। उन्होंने महिला अधिकारों, सामाजिक समानता और हिंदू मुस्लिम एकता के लिए अथक प्रयास किए। सरोजिनी नायडू का राजनीति में आना भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के लिए एक ताजी हवा के झोंके की तरह था। वह अपने साथ एक नई ऊर्जा, एक नई सोच और एक नई आवाज़ लेकर आई थी। लेकिन इस रास्ते पर उनकी मुलाकात एक ऐसे शख्स से होने वाली थी जो न सिर्फ भारत की बल्कि पूरी दुनिया की राजनीति को परिवर्तित करने वाला था। एक ऐसा शख्स जिसके सत्य और अहिंसा के सिद्धांत सरोजनी के जीवन का भी मार्गदर्शन करने वाले थे। गांधी और अन्य नेताओं के साथ अटूट बंधन। सरोजनी नायडू के राजनीतिक सफर में भी उन्हें ऐसे कई महान नेता मिले, लेकिन जिस एक व्यक्ति ने उन पर सबसे गहरा प्रभाव डाला वो थे मोहनदास करमचंद गांधी, यानी हमारे प्यारे बापू। सरोजनी नायडू की गांधी जी से पहली मुलाकात साल 1914 में लंदन में हुई थी। सरोजनी ने उनके बारे में बहुत कुछ सुन रखा था। जब वो गांधी जी से मिलने उनके कमरे में गई तो उन्होंने देखा कि एक कमजोर काया के व्यक्ति जमीन पर कंबल बिछाकर बैठे हैं और टमाटर और मूंगफली का भोजन कर रहे हैं। सरोजनी को उन्हें देखकर हंसी आ गई। यह हंसी और विनोद का रिश्ता उनके बीच हमेशा बना रहा। गांधी जी भी सरोजनी को बुद्धिमत्ता, उनके हास्य बोध और उनकी निडरता के कायल थे। वो सरोजनी को प्यार से माई माउस या बुलबुल कहकर बुलाते थे। सरोजनी भी उन्हें छोटे बापू या चॉकलेट बाबू जैसे मजाकिया नामों से पुकारती थी। ये रिश्ता सिर्फ हंसी विनोद का नहीं था बल्कि इसमें गहरा सम्मान, स्नेह और विश्वास था। सरोजनी नायडू गांधी जी के सत्य, अहिंसा और सत्याग्रह के सिद्धांतों से बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने गांधी जी को अपना राजनीतिक गुरु मान लिया और उनके हर आंदोलन में उनकी सबसे भरोसेमंद सहयोगी बनकर उभरी। उनकी अंग्रेजी पर पकड़ और उनकी वाक्पटुता आज़ादी की मुहिम में एक मुख्य हथियार की तरह काम करती थी। सरोजनी नायडू सिर्फ गांधी जी की ही नहीं बल्कि उस दौर के सभी नेताओं के बीच एक सेतु की तरह थी। जवाहरलाल नेहरू उन्हें अपनी बहन की तरह मानते थे। वो एक ऐसे धागे की तरह थी जिसने आज़ादी के आंदोलन के अलग अलग मोतियों को एक माला में पिरो कर रख दिया।
उनकी इस क्षमता के कारण उन्हें कई महत्वपूर्ण मिशनों पर भेजा गया। उन्होंने दक्षिण अफ्रीका और पूर्वी अफ्रीका में भारतीयों के अधिकारों के लिए आवाज़ उठाई। उन्होंने अमेरिका और यूरोप की यात्राएं की और वहाँ के लोगों को भारत के स्वतंत्रता संग्राम की सच्चाई के बारे में बताया। गांधी जी के साथ उनका रिश्ता समय के साथ और भी गहरा होता गया। जब गांधी जी अनशन पर बैठते थे तो सरोजनी एक माँ की तरह उनकी देखभाल करती थी। जब गांधी जी जेल में होते थे तो सरोजनी बाहर आंदोलन की कमान संभालती थी। लेकिन अब समय आ गया था कि ये महान रिश्ते एक मुख्य परीक्षा से गुजरे। गांधी जी ने अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ एक ऐसे आंदोलन का ऐलान कर दिया था जो पूरे देश को झकझोरने वाला था, नमक सत्याग्रह। जब नमक ने हिला दी थी साम्राज्य की नींव, साल 1920 भारत की राजनीति में एक नया शब्द गूंज रहा था, असहयोग, नॉन कोऑपरेशन। सरोजनी नायडू इस आंदोलन में पूरे दिल से शामिल हो गई। उन्होंने अपनी कैसरे हिंद की उपाधि, जो उन्हें बाढ़ राहत कार्य के लिए मिली थी, उसे बिना एक पल सोचे वापस कर दिया। उन्होंने कहा कि जिस सरकार के हाथ निर्दोष भारतीयों के खून से सने हो, उससे कोई भी सम्मान लेना मेरे ज़मीर के खिलाफ है। इसके बाद वो पूरे देश के दौरे पर निकल गई। वो गांव-गांव, शहर-शहर गई और लोगों को असहयोग का मतलब समझाया। उनकी आवाज़ में वो जादू था कि लोग उनकी बातें सुनने के लिए खींचे चले जाते थे। अपनी कविताओं और जोशीले भाषणों से लोगों के दिलों में देशभक्ति की आग जला देती थी। लेकिन सरोजनी नायडू के साहस और नेतृत्व की सबसे मुख्य परीक्षा हुई साल 1930 के नमक सत्याग्रह के दौरान। गांधी जी ने दांडी तक की ऐतिहासिक पदयात्रा शुरू की। सरोजनी नायडू इस यात्रा में शुरू से ही उनके साथ थे। गांधी जी की गिरफ्तारी के बाद आंदोलन को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी अब्बास तैयब जी और सरोजनी नायडू पर आ गई। गांधी जी ने योजना बनाई थी कि वो गुजरात के धरसाना में स्थित नमक के कारखाने पर शांतिपूर्ण तरीके से धावा बोलेंगे। गांधी जी की गिरफ्तारी के बाद इस अभियान का नेतृत्व करने का भार सरोजनी नायडू के कंधे पर आ गया। 21 मई 1930 सरोजनी नायडू ने लगभग 2500 सत्याग्रहियों का नेतृत्व करते हुए धरसाना नमक कारखाने की ओर कूच किया। उन्होंने सत्याग्रहियों से कहा, हम हिंसा का इस्तेमाल नहीं करेंगे, चाहे हम पर कितना भी दमन हो। हम हाथ नहीं उठाएंगे, भारत की इज्जत आपके हाथों में। जो कुछ इसके बाद हुआ उसने दुनिया को हिलाकर रख दिया। पुलिस ने निहत्थे सत्याग्रहियों को बर्बरता से प्रहार किए। लोग लहूलुहान होकर जमीन पर गिरते रहे, लेकिन किसी ने भी पलटकर वार नहीं किया। एक अमेरिकी पत्रकार वेब मिलर इस घटना का चश्मदीद गवाह था। उन्होंने लिखा, मैंने अपनी जिंदगी में इतनी भयावह दृश्य कभी नहीं देखी। सत्याग्रही सिर झुकाए आगे जाते थे और पुलिस का प्रहार सहते थे, लेकिन कोई भी अपनी जगह से नहीं हटा। इस घटना ने ब्रिटिश साम्राज्य के क्रूर चेहरे को पूरी दुनिया के सामने बेनकाब कर दिया और इस पूरे अहिंसक प्रतिरोध का नेतृत्व कर रही थी एक महिला, सरोजनी नायडू। उन्होंने अपने साहस और नेतृत्व से ये साबित कर दिया कि शारीरिक बल से ज़्यादा ताकत आत्मबल में होती है। धरसाना सत्याग्रह ने उन्हें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक महान नेता के रूप में स्थापित कर दिया। कांग्रेस की अध्यक्षता शिखर पर एक नारी शक्ति। धरसाना सत्याग्रह में दिखाए गए अदम्य साहस और नेतृत्व ने सरोजनी नायडू को भारतीय राजनीति के केंद्र में स्थापित कर दिया। उनके इस विकसित होती प्रतिष्ठा और योगदान को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भी पहचाना और फिर आया साल 1925, भारतीय इतिहास में एक स्वर्ण अध्याय। इसी साल कानपुर में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन हुआ और इस अधिवेशन में सरोजनी नायडू को पार्टी का अध्यक्ष चुना गया। ये कोई मामूली उपलब्धि नहीं थी। वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनने वाली पहली भारतीय महिला थी। ये भारत की करोड़ों महिलाओं के लिए एक ऐतिहासिक और प्रेरणादायक क्षण था। ये उस दौर की बात है जब दुनिया के ज़्यादातर देशों में महिलाओं को वोट देने का अधिकार भी नहीं था। ऐसे में भारत की सबसे अहम राजनीतिक पार्टी का नेतृत्व एक महिला के हाथों में आना एक बहुत महान क्रांति थी। अध्यक्ष के रूप में दिए अपने भाषण में सरोजनी नायडू ने किसी शेरनी की तरह दहाड़ते हुए कहा था, मैं आज आप सबसे एक महिला के तौर पर नहीं, बल्कि एक प्रतिनिधि के तौर पर बात कर रही।
मैं भारत की एकता, अखंडता और स्वतंत्रता का प्रतीक हूँ। उन्होंने अपने भाषण में किसानों, मजदूरों, युवाओं और महिलाओं सभी को आज़ादी के आंदोलन के साथ आने का आह्वान किया। उन्होंने एक ऐसे भारत का सपना देखा जो जाति, धर्म और लिंग के भेदभाव से आज़ाद हो। उन्होंने ये साबित कर दिया कि महिलाएं न सिर्फ घर चला सकती है बल्कि देश भी चला सकती है। वह भारत की उन लाखों करोड़ों महिलाओं के लिए एक जीती जागती मिसाल बन गई जो सदियों से सामाजिक बंधनों में बंधी हुई थी। उन्होंने महिलाओं को ये सपना देखने का साहस दिया कि वो भी अध्ययन करके देश के सर्वोच्च पदों तक पहुंच सकती। उन्होंने अपने व्यक्तित्व और अपने कम से उन सभी रूढ़िवादी धारणाओं को समाप्त कर दिया जो महिलाओं को कमजोर समझती थी। उन्होंने भारत की नारी शक्ति को एक नई पहचान दी, एक नई आवाज दी। वो आज़ादी के आंदोलन का एक ऐसा चेहरा बन गई जिसमें करुणा भी थी और मजबूती भी, जिससे कविता की कोमलता भी थी और क्रांति की आग भी। राजनीति के ऊंचे मंचों से उतरकर चलिए अब सरोजिनी नायडू के व्यक्तित्व के उस पहलू से रूबरू होते हैं जिसने उन्हें सबसे पहले पहचान दिलाई। वो था उनकी कविता। उनकी कविताएं इतनी मधुर और भावपूर्ण होती थी कि महात्मा गांधी ने उन्हें भारत कोकिला यानी द नाइटिंगेल ऑफ इंडिया का खिताब दिया था। ये नाम उनके साथ हमेशा के लिए संबंधित हो गया। उनकी कविता की सबसे अहम खासियत ये थी कि वो अंग्रेजी में लिखती थी, लेकिन उनकी कविताओं की आत्मा पूरी तरह से भारतीय थी। उन्होंने अपनी कविताओं के जरिए भारत की सुंदरता, यहाँ की संस्कृति और यहाँ के आम लोगों के जीवन को पूरी तरह दुनिया के सामने पेश किया। उनकी 3 प्रसिद्ध कविताएं हैं, द गोल्डन थ्रेशोल्ड, द बर्ड ऑफ टाइम, द ब्रोकन विंग। उनकी कविताओं के विषय बहुत विविध थे। वह प्रेम और विरह की कोमल भावनाओं को भी अपने शब्दों में पिरोती थी। उनकी कविताओं में आप हैदराबाद के रंगीन बाजारों का शोर सुन सकते हैं। उनकी एक बहुत प्रसिद्ध कविता है इंडियन वीवर्स यानी भारतीय बुनकर। इस कविता में उन्होंने एक ही दिन के 3 अलग अलग पहरों में बुनकरों द्वारा बुने जा रहे 3 अलग अलग वस्त्रों के माध्यम से इंसान के जीवन के 3 चरणों जन्म, विवाह और देहांत का बहुत ही सुंदर वर्णन किया। ये कविता दिखाती है कि उनकी नज़र कितनी गहरी थी और कैसे वह साधारण सी चीज़ों में भी जीवन का गहरा दर्शन खोज लेती थी। आज़ादी के बाद साल 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ तब सरोजिनी नायडू को उत्तर प्रदेश का पहला राज्यपाल बनाया गया। वह भारत की किसी भी प्रांत की पहली महिला राज्यपाल थी। राज्यपाल के रूप में उन्होंने अपने पद की गरिमा को बनाए रखा। वह राजभवन में भी लोगों से आसानी से मिलती थी और अपनी हास्य वृत्ति से कठोर राजनीतिक माहौल को भी हल्का कर देती थी। लेकिन राजनीति की इन व्यवस्थाओं के बीच उनकी सेहत उनका ज़्यादा साथ नहीं दी पाई। 2 मार्च 1949 को सरोजिनी नायडू ने लखनऊ में अपने राजभवन में अंतिम सांस ली। भारत कोकिला की आवाज़ हमेशा के लिए शांत हो गई। सरोजिनी नायडू का जीवन हमें ये सिखाता है कि आपकी आवाज़ ही आपकी सबसे बड़ी शक्ति है। उन्होंने अपनी कविता को अपने देश प्रेम के साथ जोड़कर एक ऐसा इतिहास रचा जो आज भी हमें प्रेरणा देता है। उन्होंने दिखाया है कि एक महिला अपने घर की चौखट से निकलकर देश के सर्वोच्च पदों तक पहुंच सकती है, बशर्ते उसके इरादे मजबूत हो और उसका संघर्ष सच्चा हो। वह आज़ादी के आंदोलन की एक ऐसी नायिका थी जिन्होंने अपने शब्द, अपना साहस और अपना पूरा जीवन भारत माता को समर्पित कर दिया। तो ये थी कहानी उस महान शख्सियत की जिन्हें हम प्यार से भारत कोकिला कहते हैं, सरोजिनी नायडू। हम फिर से मिलेंगे एक नई और प्रेरणादायक कहानियों के साथ। सुनते रहिए और सीखते रहिए।